नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीटेड मैथ्स की क्लास यहाँ पर आप सभी के लिए है और स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पीवाईक्यू से क्वेश्चन है ये, तो ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार के या इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मैंने यहाँ पे केवल हिंदी वाला लिया है वर्जन, अगर आपको इंग्लिश वाला चाहिए होगा थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 3 घंटे 14 मिनट में 194 मिनट, इधर की जो यूनिट है उसके मान बड़े लेने पड़ेंगे तब वो इधर के बराबर होगा। जैसे घंटा हो गया, अगर इसको मिनट के बराबर करना होगा तो क्या करते हैं, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट। 3 घंटे को करेंगे आप तो 180 मिनट हो जाएगा। 14 जोड़ देंगे तो 194। ये भी आपका सही है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, यहाँ पे ग्राम है, छोटी यूनिट है, आंशिक मान इसका बड़ा होना चाहिए। 2 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में अगर आप तो हो जाएगा 2000 ग्राम, और इसमें 30 जोड़ेंगे तो 2030 ग्राम। ये भी आपका सही है। यहाँ पर देखिए ये वाला गलत है और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 लीटर 80 मिलीलीटर है, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 3 लीटर में हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। ठीक है। अब ये भी आपका ml में, ये भी आपका ml में, दोनों को आप जोड़ सकते हैं। लीटर को आप ml में नहीं जोड़ सकते, लीटर को लीटर में जोड़ सकते हैं, मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मिलीलीटर है तो इसको भी आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। 3000 प्लस 80, 3080 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जीरो और होना चाहिए था, 3080, तब आपका ये करेक्ट होता। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना आप लोग, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपको डेली मिलेगी। 10 जब तक आपका एग्जाम पूरा फिनिश नहीं हो जाता। 110 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग पूछा है आपसे। भागफल और शेषफल का योग, चलिए भाग देते हैं। 11 से भाग करना है, 11 से भाग करिए आप, तो 11 कम 11, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे जीरो आएगा, लेकिन डिवाइड नहीं होगा जीरो में 11 से। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, 1 को उतार लेंगे। ये जो आपका 1 है इसको उतारने के लिए यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो हमें एक यहाँ पर और उतारना पड़ेगा 1, तो यहाँ पर एक जीरो बनाएंगे तब यहाँ पर एक और आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भाग जाएगा, 11 1 कम 11 कट गया, फिर यहाँ पे बचा 1, इसको उतार लीजिए आप, लेकिन भाग नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे आप, ये कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। अगर आप 11 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 110। 100 से करेंगे तो 2 जीरो, 1000 से करेंगे तो 3 जीरो। यहाँ पे आप ऐसे मान लिया करिए कि खाली 1 हो गया, 1 के आगे कितने यहाँ पे डिजिट है, अंक है, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे एक जीरो अगर आप और नहीं लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपको ये चीज़ नहीं प्राप्त होगा, और एक शेषफल के साथ में। तो ये पूरा भागफल यहाँ पे होगा, और इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 10011, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। मेरा सजेशन आप सभी से ये रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि एक बार आप लोग, जैसे आपको यहाँ तक ये मिला भागफल, ठीक है, और यहाँ पे एक शेषफल मिला, तो होता क्या है कि भाजक गुणे भागफल और शेषफल ऐड करने पे हमें भाज्य मिलना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड हमें मिलना चाहिए। ये हो गया आपका डिवीजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, ये डिविडेंड हो गया। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, हिंदी वाला भी आप समझते हैं। भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल और शेषफल हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके शेषफल जोड़ के देख लीजिएगा। मेरा सजेशन रहेगा एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लेना। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद। फिर यहाँ पर एक गुणनफल दिया हुआ है 102 गुणे 201, और इसमें से क्या घटाया जाए ताकि आपको ये प्राप्त हो। तो क्या करिए, दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 20,502, और इसमें से आपको माइनस करना है 19,999। माइनस करके देखेंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 4 में से 9 आया, 9 5 14, यहाँ पे 9 9 9 खत्म हो गया, 503 बचेगा यहाँ पे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दो तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, यानी कितना डिग्री बन जाएगा।
2 और 2/3, तो ये 2 हो गया और प्लस 2/3। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पर। 2 हो गया प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 या 3 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर यहाँ पे 3 1 कम 3 और 1 से करेंगे 2। कितना आया आपके पास, 7/3 आया। इसमें कितने समकोण आपको माफी चाहूँगा, इतने समकोण में कितने डिग्री होंगे, यानी 2 और 2/3, ये कितना मिल गया आपको, 7/3 मिल गया। 2 और 2/3 कितना मिल गया, 7/3 मिल गया। लेकिन आगे क्या है, समकोणों, यानी इतने समकोणों में, समकोण मतलब 90 डिग्री, 30 3 90 हो गया और 30 में करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा, 210 डिग्री। ये 210 डिग्री। तो इस तरह के प्रश्न आपसे जब भी पूछे जाएंगे आप ऐसे ही करना, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, 1 लीटर जूस का डब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार जो है वर्गाकार है, जिसकी माप है 8x8। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 लीटर है। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये देखिए यहाँ पे माप दी गई है सेंटीमीटर में, और आंसर भी आपका, गहराई भी आपका सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घनाकार आकृति है, ठीक है, मतलब ये तो बराबर है, ये नीचे वाला आधार वर्गाकार है, लेकिन जो ये हाइट ऐसे है, ये आपका जो है, ये हाइट इसकी अलग है। गहराई मतलब इसे गहराई मान लीजिए ऐसे आप, या फिर अगर आप ऐसे गहराई लेते हैं तो फिर ये वाला, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई, थोड़ा सा आप पिक्चर, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये देखिए बराबर है आपस में, ये गहराई कुछ अलग है, ठीक है। तो मान लेते हैं गहराई कितनी इसकी है, 8 है, लंबाई 8 चौड़ाई, और गहराई मान लेते हैं इसकी डी है। तो आयतन, ये एक तरह से आयतन हो गया ना लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, एक तरह से आयतन हो गया घनाकार डिब्बे का। तो आयतन बराबर का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी आपका 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर डी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए 8 8 64, इसको आप इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1000 में आप 64 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है लगभग जो है आपका 16 के आसपास आएगा, ठीक है। भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया तो एक बार आप फिर से उसको आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा उतना पार्ट। मेरी कोशिश है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं, पीडोलॉजी भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ले लीजिए आप 3 विषम संख्या, 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 बचे 35 गुणे 3, लास्ट में आएगा यहाँ पे 5 इकाई का, बाकी छोड़ दीजिए। एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या तो प्राप्त हुआ नहीं। एक सम और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। 5 - 2 करके देखिए 3 आया, कभी नहीं होगा, हमेशा सम विषम संख्या होगा, सम नहीं बल्कि हमेशा विषम संख्या होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को यहाँ तक। तीसरा देखिए, 2 विषम संख्याओं, मान लीजिए 3 हो गया और 5 हो गया, और एक सम संख्या का योगफल, ये सम संख्या होगा। ध्यान देना आप, कभी भी 2 विषम संख्याएं होंगी उनका योगफल हमेशा एक सम संख्या होगा। और फिर उसमें अगर आप किसी भी सम संख्या को जोड़ेंगे, मतलब अभी ये सम संख्या बन गया क्योंकि 2 विषम संख्याएं जोड़ रही हैं आपस में, उसमें जब भी आप कोई सम संख्या जोड़ेंगे हमेशा वो सम संख्या ही मिलेगा आपको। ये वाला विकल्प सही है, ये वाला भी गलत है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या नहीं होता बल्कि विषम संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, 6 2 5 1 6 5 2 1 5 6 2 1 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कितना होगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, इसमें 500 हो जाएगा और इसमें 5000 हो जाएगा। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 5550। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछता आंकिक मान, ध्यान दीजिएगा, आंकिक मान या फिर अंकित मान,
तो हमेशा वही रहेगा, जो संख्या रहेगी ना हमेशा वही रहेगा। स्थानीय मान जब देखना होता है तो उसमें देखते हैं कि किस स्थान पे है वो, इकाई स्थान पे है, वंश प्लेस पे, या टू प्लेस पे, या दहाई स्थान पे है, या फिर सैकड़े के स्थान पे, या फिर हजारवें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद फिर, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं आपको ये बताना है। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। बाकी देखिए तीनों पूरी तरह से रिलेवेंट है, देखिए नहीं है इस प्रश्न के लिए। तो 10 ग्राम, या फिर जो बिंदु के खेल होते हैं, या प्रतिरूप। स्थानिक समझ आप लोग समझ पा रहे हैं, मूलभूत जो उसके मतलब है किसी चीज़ का, उसको समझने का प्रयास किया जाता है, उसको स्थानिक समझ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है, आपको ये बताना है। यानी 3 जो है मेल खाते हैं, एक जो है यहाँ पर मेल नहीं खाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। एक देखिए एनसीएफ जो पाठ्यचर्या उसमें है ही कि व्यावहारिक ज्ञान, ये भी आपका सही है। तीसरा है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास, बिल्कुल सही है। बी वाला देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये देखिए प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है, ये और हाई क्लास के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए मेल नहीं खाता है, पूछा है आपसे, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, गणित शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना मुख्य ध्येय पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से उससे मेल खाना चाहिए, ये भी गलत है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये देखिए हो सकते हैं ये दोनों, लेकिन पूरी तरह से मुख्य ध्येय पूछा है आपसे। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास, जब भी आप क्वेश्चन करें ना आप चारों ऑप्शन पढ़िए। कभी क्या होता है हम 1 2 तीसरे पे आए, हमने टिक कर दिया आंसर जल्दी जल्दी में, चारों ऑप्शन पढ़िए तब जा करके आप आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, आपको ये बताना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। हल करने में सक्षम थी, व्याख्या करने में नहीं। बताना यह आपको कि यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है, किस प्रकार की विशेषता प्रदर्शित करता है शैलजा की। मैं सीधे यहाँ पर आंसर पे आपको लेके आता हूँ कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। ठीक है, मुझे लग रहा है ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फिर इसके बाद, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है। मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, सबसे सटीक आंसर यही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, आपको ये बताना है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित पूछा है आपसे, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अधिगम में और संगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। बाकी ये सभी देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये लास्ट प्रश्न है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए मैंने यहाँ पर कहीं पर भी चारों ऑप्शन नहीं पढ़े ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। तो जो भी आपको आगे
PYQ से यहाँ पे प्रैक्टिस मॉडल पेपर वगैरह करवाए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। मैथ्स के लिए मैं रहूँगा, बाकी और भी आपको सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर पहले के वीडियोज भी पड़े हुए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल है कि 100% है कि आपके लिए बेनिफिशियल ही साबित होंगे, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे अच्छा स्कोर करने में। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि वे प्रत्येक शिक्षिका की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के शिक्षार्थी, माफी चाहूँगा, शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला, प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक, स्थानिक को आप समझते रहिएगा कि उसका व्यवहारिक उपयोग है, इस तरह से उसकी जो मूल संकल्पना को समझने का प्रयास बच्चे के अपने लेवल के हिसाब से, आप हाई लेवल पे मत चले जाइएगा। वह विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होता है। मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप। तो यहीं पर मैं सेशन समाप्त कर रहा हूँ और बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी इसी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।